नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी में आप सभी का स्वागत है। कैसी रही अपनी कल की क्लास? मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कल हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था कि कोशिका का हमने सामान्य परिचय पढ़ा था कि कोशिका है क्या, किसने इसकी खोज की। हमने पढ़ा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। फिर हमने पढ़ा जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने। फिर हमने पढ़ा सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है। फिर कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा, किसने दिया, स्लाइडन व स्वान ने दिया। इस सिद्धांत का जो समर्थक था वो कौन था, रुडोल्फ विर्चोव था। फिर हमने पढ़ा कोशिका सिद्धांत क्या है। प्रत्येक जो पुरानी कोशिका है उस पुरानी कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा। विभाजन कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन और एक होता है समसूत्री विभाजन। तो उन विभाजनों के द्वारा नई कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन है जो मुख्य भूमिका इसमें निभाता है। फिर हमने पढ़ा कि कोशिका विकास के आधार पर कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम असीम केंद्रक बोलते हैं और यूकैरियोटिक को ससीम केंद्रक बोलते हैं। फिर हमने इनके बारे में पढ़ा भी असीम जो केंद्रक होती है इसमें कोशिका के अंदर क्या झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोट में, और झिल्ली वाले कोशिकांग भी नहीं पाए जाते। जो यूकैरियोटिक होती है ये विकसित होती है, इसके अंदर झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं, झिल्ली उपस्थित होती है। फिर हमने पढ़ा कि इनमें जो श्वसन की क्रिया है किसमें, प्रोकैरियोट में, किनके द्वारा होती है, मिजोसोम के द्वारा होती है। इनके अंदर मिजोसोम नाम की संरचना पाई जाती है, उसके द्वारा क्या होती है, श्वसन की क्रिया होती है। इधर यूकैरियोट में किसके द्वारा होती है, जो कोशिका का शक्तिग्रह होता है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इसमें श्वसन की क्रिया होती है। फिर हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषी अंग, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है, क्रोमेटोफोर। क्या होता है, क्रोमेटोफोर। इधर यूकैरियोट में प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है वो क्या होता है, सभी को पता आपको, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कोशिका के घटकों के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका बड़ी किससे होती है, यह तो हमने पीछे तो पढ़ा कोशिका का सामान्य परिचय। आज हम कोशिका के घटकों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में हम नोट्स बना सकते हैं अपनी कॉपी लेकर के। तो कोशिका के घटक आज हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका के घटक पढ़ेंगे। भी कोशिका बनी किन से होती है, तो कोशिका के घटक अपने पढ़ेंगे। तो कोशिका के घटक कौन से होते हैं, एक तो होती है कोशिका घटक, एक भाग होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट। कोशिका के घटक हमने पढ़ा, एक नंबर तो होता है कोशिका भित्ति, दो नंबर होता है प्रोटोप्लास्ट। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसको वापस अपने कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक होती है कोशिका झिल्ली, आप सभी ने सुना होगा, एक होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और कोशिका झिल्ली इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल बोलते हैं। फिर दूसरा जो इसका भाग होता है वो दूसरा भाग कौन सा होता है, दूसरा भाग होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जिसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये होता है प्रोटोप्लाज्म, वो होता है प्रोटोप्लास्ट, ये होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर जीव द्रव्य को आगे फिर दो भागों में बांटा गया है, जीव द्रव्य को आगे वापस दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है केंद्रक कोशिका द्रव्य, एक तो होता है कोशिका द्रव्य, और एक होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो अपनी कोशिका क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं। देखो यहां से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वापिस इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। हमने दो नंबर पार्ट इसका पढ़ा है, वो पढ़ा है प्रोटोप्लास्ट। क्या पढ़ा है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को हमने वापस कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। एक कोशिका झिल्ली होती है और एक क्या होता है, जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। फिर इस प्रोटोप्लाज्म को हम आगे दो भागों में बांटते हैं।
एक तो गया कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। कोशिकांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गन बोलते हैं। और एक क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? न्यूक्लियस या केंद्र। ये हो गई आपकी कोशिका। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका के घटक। क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका के घटक। कोशिका के घटक में सबसे पहले आती है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल बोलते हैं। फिर आता है प्रोटोप्लास्ट। इस प्रोटोप्लास्ट को वापस दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। इसका पहला भाग है वो है कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ पदार्थों का चयन करके कोशिका के अंदर आने देती है और कुछ पदार्थों का चयन करके कोशिका से बाहर जाने देती है। फिर 2 नंबर जो इसका भाग होता है वो होता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को वापस फिर 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है इसका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और दूसरा होता है केंद्र। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गन या कोशिका के अंग पाए जाते हैं। कोशिका अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ईआर हो गई, जिसे ईआर हो गया अंतःपद्रव्य जालिका बोलते हैं। ये सभी कोशिका किस में पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं पूरे का, और साथ साथ में लिखते रहिए। सभी ले लिया स्क्रीनशॉट है? अब आगे देखिए 1 नंबर पर वापिस अपने पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? भी सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। देखिए 1 नंबर पर वापिस अपने क्या पढ़ेंगे? हेडिंग लगाइए कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, या इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये होगी आपकी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति सबसे पहले ये उपस्थित किस में होती है? कोशिका भित्ति पाई किस में जाती है? तो उपस्थित। सबसे पहला पॉइंट हो गया उपस्थित, यानी ये किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है भाई? पादपों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। जीवाणु में पाई जाती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है। और किस में पाई जाती है? कवक में पाई जाती है। तो कोशिका जो भित्ति है वो किस में पाई जाती है? जीवाणु में, पादपों में, पादपों में, जीवाणु में और कवक में पाई जाती है। अब इनमें पाई जाती है तो अनुपस्थित किस में होती है? इनमें तो पाई जाती है, नहीं किस में नहीं पाई जाती? तो अनुपस्थित। किस में? अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित किस में होती है? जिनमें नहीं पाई जाती उनका नाम है जंतुओं में। जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसके बाद में माइकोप्लाज्मा में, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति है वो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। उपस्थित किस में होती है? पादपों में होती है, जीवाणु में होती है और कवक में होती है। इनमें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। अनुपस्थित किस में होती है? जंतुओं में, माइकोप्लाज्मा में, इनमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। फिर संगठन, कोशिका भित्ति का संगठन किसका बना होता है? कोशिका भित्ति का संगठन किसका बना होता है? यानी ये जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है? संगठन का अर्थ होता है इसके अंदर कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं जिससे ये बनी होती है। समझाई बात? तो देखो संगठन, संगठन किसका होता है भैया? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ये भैया हेमी सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हेमी सेलुलोज। हेमी सेलुलोज। ये 9th क्लास जो आपकी एनसीईआरटी है ना, 9th क्लास की एनसीईआरटी, उसके अंदर साइंस वाले पार्ट के अंदर आपको ये दिया गया है। सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, और किसकी बनी होती है? पेक्टिन की। पेक्टिन की बनी होती है। और किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। और किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन, ग्लाइकेन की बनी होती है। और किसकी बनी होती है भाई? और किसकी बनी होती है? सुबेरिन की बनी होती है। सुबेरिन। और किसकी बनी होती है? लिग्निन। लिग्निन की बनी होती है। ये सभी कोशिका जो भित्ति है उसके क्या होते हैं? घटक होते हैं। ये सेलुलोज वगैरह ये क्या होती है? ये एक प्रकार की स्टार्च होती है। सेलुलोज जो पादपों में पाई जाती है, सेलुलोज होगी, हेमीसेलुलोज होगी, पेक्टिन होगी, ये स्टार्च और वसा होती है जो पादपों के अंदर पाई जाती है। तो ये कोशिका का क्या हो गया? संगठन। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का संगठन होता है। जैसे पादप होते हैं तो पादपों में कोशिका किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जैसे जीवाणु हो गया तो जीवाणु में कोशिका किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक हो गया, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो आप देखेंगे अपने जीवाणु वाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं।
कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। ये उपस्थित किस में होती है? पादपों में होती है, जीवाणु में होती है और कवक में होती है। कवक किसे बोलते हैं भाई? फंगस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फंगस। फंगस क्या होता है जानते हो? जैसे मान लो अपने घरों में रोटी है, रोटी को आप 3-4 दिन तक रखोगे, रखने के बाद में उस रोटी के ऊपर काले रंग की या हरे रंग की फफूंद आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? वो खराब हो जाएगी रोटी। तो जो वो फफूंद आती है उसकी किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। फिर आपने देखा होगा जो आप सब्जी बनाते हो, कई बार सब्जी नहीं बनाते क्या, जो वो छत्ता सा सांप का जो छत्ता सा होता है, उस प्रकार की जो होती है ना जिसकी आप सब्जी बनाते हो, कुंभी, जिसे अपनी भाषा में कुंभी बोलते हैं। तो कुंभी, वो कुंभी किसकी बनी होती है? वो भी कवक की होती है। एक तो जहरीली होती है जिसे अपने सांप का छत्ता बोलते हैं, वो तो होती है जहरीली, वो जहरीला कवक होता है। और जो हम कुंभी जो अपने खाने में उपयोग में लेते हैं वो किसका बना होता है? वो भी कवक का बना होता है। समझ में आई बात है? तो ये फफूंद होती है कोई भी चीज में। आपने भूफण आ जी ना, आप बोला भूफण आ गई, तो भूफण क्या हुआ? भूफण कवक की वजह हुआ है। जी हम भोजन खराब हो जाए, 2-3 दिन तक सब्जी पड़ी है, सब्जी खराब होगी, सब्जी में बदबू आने लगी, दाल है दाल खराब होगी, बदबू आने लगी, तो उस बिंग अंदर के उत्पन्न हो जाए, कवक उत्पन्न हो जाए। जहाँ केड़ो है, केड़ो छोड़ दियो 2-3 दिन तक, केड़ो गल गयो, खराब हो गयो। समझ आई बात है? तो ये होते हैं कवक। जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु जैसे अपना दूध है, दूध के अंदर अपने क्या डालते हैं भाई? अपने को दही बनाना है तो क्या डालते हैं? छाछ डालते हैं। छाछ डालने के बाद में कुछ समय के अंदर इनमें क्या होगी? अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है भाई? दूध और दही, दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है? पता है क्या किसी को? 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? बता सकता है कोई? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही बनता है, ये क्रिया होती है रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? रासायनिक क्रिया। तो दूध से दही बनता है, जब इसमें हम क्या मिलाते हैं? थोड़ी सी छाछ डाल देते हैं तो क्या बनेगा? दही बनेगा। अब दूध से दही बनाने के अंदर एक जीवाणु होता है, वो बहुत उपयोगी होता है, उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? पता है क्या? दूध के अंदर शर्करा कौन सी पाई जाती है? अभी कौन सी शर्करा है जो दूध के अंदर पाई जाती है? उसका नाम है लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा है? लैक्टोज शर्करा। तो वो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, वो दूध को किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। समझ बात? तो ये हो गया जीवाणु। तो इनके अंदर तो ये पाई जाती है। अब आगे देखो, अनुपस्थित किस में होती है? जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति का संगठन किसका बना होता है? सेलुलोज का। ये 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां पे आप देखना पड़ना, वहां से आपको ये लिखवाया गया पूरा का पूरा जो आपको लिखवाया है वो एकदम ऑथेंटिक है। एनसीईआरटी बेस्ड जो भी अपने किताबें बुक्स है उनसे आपको लिखवाया जा रहा है। सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। अब आगे पढ़ेंगे अभी कौन से जीव में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है। यहां तक समझ में आया सभी को? अब ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यहाँ पे पूरा डिटेल से आपको करवाएंगे, एकदम ऑथेंटिक करवाएंगे। देखिएगा अब जीवाणु क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप देखना पीछे के प्रश्न उठा करके देखना, उसमें पूछा गया है जीवाणु में निम्नलिखित में जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो किसकी पाई जाती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी पाई जाती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। फिर आता है कवक, 2 नंबर पे आता है कवक। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है भाई? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे क्या आता है? पादप। क्या आते हैं? पादप। पादप में कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम कोशिका भित्ति के प्रकार पढ़ेंगे। हमने कोशिका भित्ति का संगठन पढ़ लिया, अब कोशिका भित्ति के क्या पढ़ेंगे? प्रकार। तो कोशिका भित्ति के कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे। लिख लो, एक बार लिख लिया क्या सभी ने? आगे देखिए कोशिका भित्ति के प्रकार। कोशिका भित्ति को भी आगे 3 प्रकार में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। तो कोशिका भित्ति के प्रकार। कोशिका भित्ति को भी आगे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला जो प्रकार होता है वो होता है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति। तो तीसरा प्रकार होता है वो होता है द्वितीय कोशिका भित्ति। द्वितीय कोशिका
भित्ति। तो देखो आगे कोशिका भित्ति को भी आगे कितने प्रकार में बांटा गया है, 3 प्रकार में। जो आपको यहाँ पे साइंस करवा दे रही है वो पूरी डिटेल्ड साइंस करवाई जा रही है। एक बार पढ़ने के बाद में आपको अन्य कोचिंगों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं करवाने को तो आपको इतना ही करवा सकता है, कोशिका भित्ति होती क्या है, इसका काम क्या है, भी एक पेज में ही पूरी कोशिका कंप्लीट हो सकती है। पर यहाँ पे जो कोशिका भित्ति करवाई जा रही है वो पटवार की दृष्टि से, पटवार में पेपर जो आता है पूरा लेंथ पेपर आता है, आप देखना पूरी गहराई से पेपर आता है, पीछे के जो पटवार के पेपर आए हुए हैं। और आजकल जो भी एग्जाम्स है जिनमें साइंस आ रही है उनका स्तर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही लेवल की साइंस पूछी जा रही है। तो जो बच्चे आर्ट्स के होते हैं वो साइंस के अंदर कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं, क्योंकि जो साइंस का बच्चा होता है वो पूरा डिटेल्ड पढ़ के आता है, इसीलिए आपको पूरा डिटेल पढ़ाया जा रहा है। जो भी आर्ट्स के बच्चे उनको भी कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। आप वीडियो एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा 2 बार देख सकते हैं, यही तो आपकी सुविधा है यूट्यूब के अंदर। ये एक चीज़ को आप 2, 3, 4 बार कितनी बार भी देख सकते हैं। तो मध्य पटलिका 1 नंबर पहला पार्ट कौन सा हो गया, मध्य पटलिका, दूसरा प्राथमिक कोशिका भित्ति और तीसरा तृतीय कोशिका भित्ति। ये तो होती है 3 प्रकार की। फिर कोशिका भित्ति के कार्य, इसके कार्य क्या होते हैं भाई, कार्य क्या होते हैं भाई, कोई तो काम होगा इसका, कोशिका के अंदर कोई ना कोई तो इसका काम होगा। काम क्या होता है भाई, एक तो कोशिका की आकार और आकृति बनाती है, ये कोशिका की आकार व आकृति का निर्माण करती है, आकार व आकृति का निर्माण करती है, आकार व आकृति का निर्माण करती है। आकार और आकृति इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइज और शेप का निर्माण करती है। कि कैसा साइज होगा कोशिका का और कैसी इसकी शेप होगी, वो क्या होता है, इसका आकार और आकृति। क्यों, क्योंकि कोशिका भित्ति होती है, मान लो ये कोशिका है तो कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका के सबसे बाहर पाई जाती है, कोशिका भित्ति कोशिका सबसे बाहर पाई जाती है। फिर कोशिका झिल्ली होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लास्ट होता है, फिर क्या होती है प्रोटोप्लाज्म, उसमें प्रोटोप्लास्ट में कोशिका झिल्ली होती है। फिर कोशिका झिल्ली के साथ में आगे क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है। और जीव द्रव्य में आपको पता है फिर आगे क्या होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है वो पाया जाता है। समझ में आई बात। तो कोशिका भित्ति सबसे बाहर पाई जाती है, इसीलिए ये क्या करती है, कोशिका की आकार आकृति प्रदान करने का काम करती है। दूसरा, क्योंकि ये सबसे बाहर पाई जाती है इसीलिए कोशिका क्या सुरक्षात्मक आवरण है, सुरक्षात्मक आवरण, कोशिका का क्या सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण क्यों, मान लो ये कोशिका है, कोशिका के सबसे बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका में कोई भी वस्तु आएगी तो उससे सुरक्षा कौन करेगी, ये कोशिका भित्ति करेगी। सबसे बाहर कौन पाई जाती है, यही पाई जाती है। तो ये कोशिका क्या सुरक्षात्मक आवरण है। समझ में आई बात। तो सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, आवरण बनाती है कौन है, कोशिका भित्ति। अब एक आप प्रश्न बताओ, ठीक है आपको समझ में आया तो अपने घरों में जो हरा चारा आता है, पशुओं को अपने हरा चारा डालते हैं, डालते नहीं डालते, हरा चारा डालते ना, तो उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है भाई, जो हरा चारा होता है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, पता है क्या आपको। जो पशुओं को हरा चारा डालते हैं उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो सेलुलोज। कौन सी पाई जाती है, सेलुलोज पाई जाती है, क्योंकि उसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब आगे देखिए, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, नोट आपको लगाना है, वो नोट क्या आपको बता देते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है, मुख्य रूप से आपको पता है कि कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पर एक पादप है, एक पादप है और एक उत्तक है। पादपों के अंदर विभज्योतक जो उत्तक होते हैं उनके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, विभज्योतक कोशिकाएं पाई जाती है। तो नोट क्या है, नोट जो विभज्योतक कोशिका होती है, विभज्योतक कोशिका होती है, विभज्योतक कोशिका, कोशिका में तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। तथा विभज्योतक कोशिका में तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है तथा जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या है भाई, 2 प्रकार के पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिनको हिंदी में बोलते हैं आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। आवर्त बीजी का अर्थ होता है ऐसे पादप जिनके अंदर जो बीज होता है वो ढका रहता है, ऐसे पादप जिनमें बीज होता है वो ढका रहता है। सेव है ना, सेव, सेव के अंदर बीज अंदर नहीं होते क्या, सेव के अंदर होते हैं, बीच में होते हैं, तो बाहर वो ढका रहता है नहीं ढका रहता। तो जिनके अंदर जो बीज होते हैं वो ढका रहता है, वो तो होते हैं आवर्त बीज, यानी उनके ऊपर आवरण पाया जाता है, बीज के ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, वो कहलाएंगे आवर्त बीजी। अनावर्त बीजी जिनके अंदर बीज के ऊपर क्या नहीं पाया जाएगा, आवरण नहीं पाया जाएगा, कोई प्रकार का आवरण नहीं पाया जाएगा। जिस फल के अंदर कोई प्रकार का आवरण नहीं पाया जाएगा, जैसे जो होते हैं, जो आपने जो को नहीं होगी, जो में सीधो डायरेक्ट बीज है, होता ही नहीं होता, आवरण होता है क्या, नहीं होता। तो ये कैसा होगा, अनावर्त बीजी, यानी इसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता। आवर्त बीजी कौन से होते हैं, जिन पे आवरण पाया जाता है।
तो इसी आधार पर पादपों को दो भागों में बांटा गया फलों के आधार पर, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जो विभजोतक कोशिका होती है उसमें कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है? तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो जिम्नोस्पर्म पादप है, जिम्नोस्पर्म पादप के अंदर सॉरी जो विभजोतक है उसके अंदर द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म में तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब ये भाई विभजोतक कोशिका क्या होती है, जानते हो क्या विभजोतक कोशिका क्या होती है? तो विभजोतक कोशिका के बारे में अभी अपने पढ़ेंगे, एक बार आप इसको उतार सकते हैं, ये नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। हमने पढ़ा है मध्य पटलिका, प्रथम कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तीन ही पढ़ा है, परंतु एग्जाम में से आ सकता है कि निम्न में से तृतीय कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो आपने तो तीन ही पढ़ी है, तृतीय को तो आपने पढ़ा ही नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट लगवा करके लिखवा दिया। जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है? तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। साइंस में कुछ टर्मिनोलॉजी अपने को इंग्लिश में यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर जो आता है उसमें हिंदी कई बार अपने दिमाग में फिट नहीं बैठती, कई हिंदी के शब्द से आते हैं जो समझ में नहीं आते। इसीलिए पेपर को हमेशा ही आपने देखा होगा, पेपर पे लिखा होता है कि जो अंतिम जो आंसर है, अंतिम प्रश्न है, वो कौन सा माना जाएगा? इंग्लिश का माना जाएगा। तो साथ साथ में कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आपको याद में रखनी है, इंग्लिश के शब्द भी याद में रखने हैं। आई बात समझ में? तो देखिए जो जिम्नोस्पर्म पादप उनमें कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है? तृतीय। इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसको लिख सकते हैं साथ साथ में, फिर आपको बताएंगे विभजोतक कोशिका क्या होती है। वैसे तो अपने इसको उत्तक वाले पार्ट में पढ़ेंगे, कोशिका से उत्तक का निर्माण होता है, उत्तक वाले पार्ट में पढ़ेंगे, पर एक बार आपको क्योंकि यहाँ पे पहली बार नाम है तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं विभजोतक कोशिका होती क्या है। तो सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखिए। कैसी लग रही है अभी क्लास? कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। देखिएगा, आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, पेड़ पौधे मान लो ये कोई क्या है? पेड़ है। ये मान लो कोई पेड़ है, और पेड़ के मुख्य रूप से भागों के नाम जानते हो। इस भाग को जो भूमि के अंदर पाए इसको बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? जड़। ये भाग होता है इसको बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं? तना। और यहाँ पे होती है शाखाएं। क्या होती है? शाखाएं, शाखाएं। और शाखाओं में क्या पाई जाती है? पत्तियां। क्या पाई जाती है? पत्तियां। मुख्य रूप से पौधे के ये तीन भाग होते हैं, जड़, तना और पत्तियां, यानी शाखाएं। शाखाओं में क्या होगी? पत्तियां। तो पेड़ के अंदर भी कुछ उत्तक पाए जाते हैं, उनमें से जो एक उत्तक है उसका नाम है विभजोतक। क्या नाम है? विभजोतक। विभजोतक आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर पार्ट लगता है उत्तक का, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक। एक होता है सरल स्थायी उत्तक, तो एक होता है जटिल उत्तक। आई बात समझ में? तो और एक होता है विभजोतक। तो विभजोतक पहला ही पार्ट वहां पे आता है विभजोतक। तो विभजोतक क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? पादप के किस भाग में विभजोतक पाया जाता है? तो पादप का जो सबसे ऊपरी भाग होता है ना, ऊपरी भाग होता है, जो पूर्वा वाला सबसे ऊपरी भाग होता है, और जड़ वाला जो सबसे आगे का भाग होता है, इसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभजोतक। कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभजोतक। कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभजोतक। तो सबसे ऊपरी भाग है और जड़ का सबसे नीचे वाला भाग है। ये क्या काम करता है? विभजोतक के अंदर पाई जाती है विभजोतक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? विभजोतक कोशिकाएं। हमने कल पढ़ा था कि कोशिकाओं से क्या बनता है? उत्तक। और उत्तक से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। तो विभजोतक उत्तक है, इसके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी? विभजोतक कोशिकाएं पाई जाएगी। विभजोतक कोशिकाओं का काम क्या है भाई? विभजोतक कोशिकाओं का काम है विभाजन करना। और मैंने आपको बताया था कोशिका सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर के क्या बनाती है? नई कोशिका बनाती है। तो विभजोतक उत्तक में विभजोतक कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है? विभाजन करती है। और विभाजन से क्या बनेगी? नई कोशिकाएं। क्या बनेगी? नई कोशिकाएं। तभी क्या होगा? इनमें, इन भागों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तभी तो आप देखते हो जो पेड़ का भाग है, पेड़ का जो ऊपरी भाग होता है वो निरंतर वृद्धि करता रहता है, और बिल्कुल एकदम यहाँ हरे हरे दिखा, काचो काचो टूंट सी दिखा है। अपन जिक्र टूंट बोला अपनी भाषा में, ऊपर को भाग हुआ है तो वो काचो कौन दिखा है? एकदम हरे दिखा है। तो वो क्या करता है? वृद्धि करता है। समझ आई बात? तो वृद्धि करता है किस उत्तक के कारण करता है? विभजोतक। इसी प्रकार जो जड़ें होती है, जड़ नीचे की तरफ वृद्धि करा नहीं करा, कौन करा? जो जड़ को आगलो भाग है, जिको एकदम आगे अग्र भाग होता है, इस अग्र भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? विभजोतक पाया जाता है, जो जड़ को नीचे की ओर वृद्धि करवाता है। क्योंकि जड़ वृद्धि करेगी तभी तो पौधा ऊंचाई में वृद्धि करेगा। समझ में आई बात है?
तो इस विभजोतक में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? विभजोतक कोशिकाएं पाई जाती है। बात किसकी चल रही थी? कोशिका भित्ति की चल रही थी। कोशिका भित्ति के हमने क्या पढ़े? प्रकार है पढ़े। हमने पढ़ा कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, परंतु इसके अंदर भी अपवाद है। नोट हमने लगाया, नोट में लिखा जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कोशिका भित्ति तृतीय कोशिका भित्ति है वो क्या होती है? उपस्थित होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा जो विभजोतक होता है उसके अंदर द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे अपने हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले मध्य पटलिका। क्या हेडिंग लगाएंगे? मध्य पटलिका। तो कोशिका भित्ति का जो पहला भाग है वो है मध्य पटलिका। कौन सा भाग है? मध्य पटलिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिडल लेमिला। क्या बोलते हैं? मिडल लेमिला। मिडल का अर्थ होता है मध्य, और पटलिका को बोलते हैं लेमिला। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका 1 नंबर भाग आ गया। तो जो मध्य पटलिका होती है, मध्य पटलिका, ये कोशिका का जो कोशिका भित्ति है इसका सबसे भारी भाग होती है। जो मान लो ये कोशिका भित्ति है, इसके अंदर 3 परत होगी, तो 3 परतों में जो सबसे भारी परत है इसको बोलते हैं मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं? मध्य पटलिका। फिर आती है प्राथमिक कोशिका भित्ति, फिर आती है द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो ये जो मध्य पटलिका होती है वो कोशिका भित्ति का सबसे भारी भाग होती है। तो लिख लीजिए, ये किस में पाई जाती है? बहुकोशिकीय पादपों में। अब आपको ये भी जानना जरूरी है बहुकोशिकीय पादप क्या होते हैं और एक कोशिकीय पादप है क्या होते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर पादपों को 2 भागों में बांटा गया, जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं एकोशिकीय जीव, एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। तो वो एक ही कोशिका शरीर का सभी काम करती है। शरीर का जो भी काम होती है वो एक ही कोशिका करती है उनमें, और शरीर की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका करती है। तो एक कोशिकीय जीवों में कुछ उदाहरण जैसे अमीबा है, अमीबा हो गया, पैरामेशियम होगा, प्लाज्मोडियम हो गया, इनके अंदर क्या पाई जाती है? एक ही कोशिका पाई जाती है। तो इनका शरीर की जो सभी क्रियाएं होगी वो एक ही कोशिका के द्वारा होगी। बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी 1 से अधिक असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। तो उनका शरीर का जो काम है वो अनेक कोशिकाएं, प्रत्येक काम अलग रहेगी। जैसे हमारे शरीर में मान लो हार्ट है, तो हार्ट के अंदर हृदय वाली कोशिकाएं पाई जाती है। तो हृदय जो काम करता है, हृदय का जो हृदय की परतों का निर्माण करने का काम कौन करती है? हृदय की कोशिकाएं। जैसे अपने शरीर में अमाशय है, अमाशय लीवर है, लीवर का जो काम करती है, लीवर बनाने का काम कौन सी करती है? लीवर की कोशिकाएं करती है। अगर लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो लीवर के ऊतकों को पुनः निर्माण करने का काम कौन सी करेगी? लीवर की कोशिकाएं करेगी। समझ आई बात? और लीवर की कोशिकाएं में लीवर के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन, रीजनरेशन बोलते हैं। पुनरुद्भवन का अर्थ क्या होता है? मान लो कोई शरीर है, किसी जो जीव है, जीव का शरीर का कोई भाग है वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहां की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? विभाजन करती है। विभाजन करने के बाद में उस शरीर को पुनः वैसा का वैसा तैयार कर देती है, क्योंकि पुनः नए ऊतकों का निर्माण हो जाता है और वो शरीर पुनः तैयार। जैसे हमने प्लेनेरिया में पढ़ा होगा, 9th क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होती है? पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो प्लेनेरिया के शरीर का आप कोई भी हिस्सा अगर आप काट देते हो तो वहां की कोशिकाएं वापिस विभाजन करेगी। विभाजन करने के बाद उस अंग का निर्माण पुनः हो जाएगा। इसे बोलते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन है बोलते हैं। समझ में आई बात? तो जो बहुकोशिकीय पादपों को समझ में आया, जिनमें शरीर का प्रत्येक काम करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है, यानी प्रत्येक अंग के लिए अलग कोशिकाएं होती है। जैसे लीवर के लिए अलग कोशिका है, हार्ट के लिए हार्ट की अन्य हार्ट की कोशिकाएं हैं। समझ में आई? किडनी के लिए किडनी की कोशिकाएं होती है। तो वो होते हैं बहुकोशिकीय जो विकसित होते हैं, उनके अंदर प्रत्येक अंग होता है वो एकदम स्पष्ट पाया जाता है। हार्ट का काम है वो अलग है, इसीलिए हार्ट को हम परिसंचरण तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं का काम अलग है, इसीलिए तंत्रिका को हम किस में पढ़ते हैं? तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, जो मध्य पटलिका है ये पहली बात किस में पाई जाती है? बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जीवाणु में नहीं पाई जाती, क्योंकि कोशिका भित्ति हमने पढ़ा है किस किस में पाई जाती है? जीवाणु और पादप में पाई जाती है। तो जीवाणु में मध्य पटलिका नहीं पाई जाती। किस में पाई जाती है? बहुकोशिकीय जीवों में, क्योंकि जीवाणु क्या है? एकोशिकीय। कवक भी क्या है? एकोशिकीय। शैवाल भी क्या होते हैं? कुछ एकोशिकीय होते हैं। तो जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति पाई जाती है पर मध्य पटलिका नहीं पाई जाती। ये किस में पाई जाती है? बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो बहुकोशिकीय जो पादप होते हैं, और बहुकोशिकीय जीवों में किस में पाई जाती है? पादपों में। बहुकोशिकीय पादपों की जो बाहरी परत होती है, बहुकोशिकीय पादपों की बाहरी परत किसकी बनी होती है भाई? मध्य पटलिका की बनी होती है। सबसे बाहरी परत होती है फल पकने पर। फल जब पक जाता है ना, फल पकने पर जो मध्य पटलिका होती है वो क्या हो जाती है? घुल जाती है। फल पकने पर मध्य पटलिका
जो होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है या घुल जाती है। मध्य पटलिका घुल जाती है, घुल जाती है। इसीलिए जो फल होता है वो क्या हो जाता है, कोमल हो जाता है। आपने देखा होगा कच्चा फल जैसे आप केला देख लो, कच्चा केला होता है, पकने के बाद में केला होता है, मुलायम होता ही नहीं होता। कच्चा सेव देख लो, जैसे कच्चा आम है, केरी आती है, केरी पक्की होती नहीं होती, तो उसके अंदर जो मध्य पटलिका है वो पूरी तरह घुली नहीं है। जैसे ही वो केरी आम में बदल जाएगी तो उसकी जो मध्य पटलिका यानी उसकी जो बाहरी परत होती है ना, जिसका आप छूट को बोला, तो वो बाहरी परत होती है वो पूरा क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो वो फल कैसा हो जाता है, मुलायम हो जाता है, पिचक जाता है। जैसे टमाटर का उदाहरण ले लो, आलू टमाटर है, जिसको आलू टमाटर वो क्या हुआ, पक्को हुआ है, और जिये टमाटर गिर जाए तो बिंगी जी की बाहरी परत है वो कौन सी होती है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति का भी कौन सा भाग होता है, मध्य पटलिका। तो पूरी तरह क्या हो जाती है, घुल जाती है, और घुलने के बाद में वो क्या हो जाता है, कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो आपको याद रखना है मध्य पटलिका किन में पाई जाती है, बहुकोशिकीय पादपों में पाई जाती है, और जो सबसे बाहरी परत होती है। फिर जो फल पक जाता है, कोई भी फल हो, जब वो पक जाएगा, पकने के बाद में जो उसकी मध्य पटलिका होती है वो पूरी तरह क्या हो जाती है बेटा, घुल जाती है। और घुलने के बाद में वो फल कैसा हो जाएगा, कोमल हो जाएगा या फिर मुलायम हो जाएगा। अब ये मध्य पटलिका बनी किसकी होती है, ये भी तो अपने को पढ़ना है ना। तो मध्य पटलिका है ये किसकी बनी होती है अभी, ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम कैल्शियम पेक्टाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है पेक्टाइट की बनी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम है कैल्शियम पेक्टाइट की बनी होती है। तो ये हमने मध्य पटलिका के बारे में पूछ लिया, बहुत बार क्वेश्चन आता है साइंस में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिडल लेमिला, क्या बोलते हैं, मिडल लेमिला बोलते हैं। तो किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम पेक्टाइट की बनी होती है। आगे दूसरा पार्ट कौन सा है, हमने पढ़ा प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब आगे कौन सा पढ़ेंगे, प्राथमिक कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, प्राइमरी सेल वॉल पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा मिडिल लेमिला, सेकंड पढ़ेंगे प्राइमरी सेल वॉल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी, प्राथमिक को प्राइमरी बोलते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल है 2 नंबर आएगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। हाँ, इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी लिखनी जरूरी है, जो भी टर्म्स इंग्लिश में आती है वो भी हम इंग्लिश में लिखना जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कई बार प्राइमरी सेल वॉल यानी इंग्लिश के अंदर दे दिया जाता है, हिंदी में नहीं देते हैं पेपर के अंदर भी। कई बार आप देखते हो कि हिंदी का अपने को प्रश्न आता होता है पर अपने को उसका हिंदी का अर्थ मालूम नहीं होता या फिर इंग्लिश का अर्थ मालूम नहीं होता। तो प्रश्न तो वो सही होता है परंतु अपने को उसका अर्थ मालूम नहीं होता, इसीलिए इंग्लिश में भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना होता है। तो ये कहां पर पाई जाती है भाई, ये मध्य पटलिका के बाद में पाई जाती है। मैंने बताया ये बारी बारी कौन सी पड़ता है, मध्य पटलिका। इसके बाद में 2 नंबर पर कौन सी पाई जाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी ये मध्य पटलिका के बाद पाई जाती है, मध्य पटलिका के बाद पाई जाती है, के बाद पाई जाती है। समझ आई बात है। और किसकी बनी होती है अभी, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज आपको मैंने बताया किसमें पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। सेल्यूलोज व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखो ये सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, इसी कारण ये थोड़ी सी क्या होती है, कठोर होती है, मुलायम कम होती है, क्योंकि ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। इस कारण इसके कारण ये क्या होती है, कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है। सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसमें कुछ अन्य पदार्थों का भी क्या होता है, इनके अलावा इसमें अन्य पदार्थों का जमाव नहीं होता, थोड़ी सी क्या होती है, ये लचीली होती है। अन्य पदार्थों का जमाव नहीं होने के कारण ये क्या होती है, कम लचीली होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। द्वितीय कोशिका भित्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। तो द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। ये किस में पाई जाती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद में पाई जाती है सेकेंडरी कोशिका भित्ति। सबसे बाहर मध्य पटलिका, 2 नंबर पर प्राथमिक कोशिका भित्ति और 3 नंबर पर है सेकेंडरी कोशिका भित्ति या द्वितीय कोशिका भित्ति। तो ये कहां पर पाई जाती है, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद में पाई जाती है। ये प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद में पाई जाती है, भित्ति के बाद में पाई जाती है। इसके अंदर
अब उसमें पदार्थों का जमाव कम था, इसके अंदर विभिन्न पदार्थों का जमाव होता है, इसमें विभिन्न पदार्थों का जमाव होता है, जिसके कारण ये क्या होती है, कम लचीली होती है। इसी कारण ये क्या होती है, कम लचीली यानी कम कोमल, लेकिन आप लचीली कौन सी होती है, फ्लेक्सिबल। लचीली को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेक्सिबल, जिसको हम जी चाहे वैसा मोड़ सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये कम लचीली होती है, कम लचीली होती है। ये होगी अपनी सेकेंडरी कोशिका भित्ति, यानी इसमें लचीलापन क्या होता है, कोशिका भित्ति के अंदर कम होता है। हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, कोशिका भित्ति के प्रकार के बारे में पढ़ा। अभी ये 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, तृतीय कोशिका भित्ति। इसके बाद में हमने पढ़ा ये मध्य पटलिका हमने पढ़ा। मध्य पटलिका कहाँ पर पाई जाती है, फलों के अंदर पाई जाती है, सबसे भारी भाग में पाई जाती है और पक जाती है। पकने के बाद में फल क्या हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, यानी पादों में पाई जाती है, जीवाणुओं में नहीं पाई जाती। अब कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे। एक लास्ट टॉपिक है कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। फिर आज सेल वॉल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो आपने पढ़ा है सेल वॉल, आपने पढ़ा है नॉर्मल पढ़ा है, ये पादपों को आकार प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है, परंतु सेल वॉल इतनी होती है, इतनी लंबी होती है। इसीलिए आपको पूरा लेंथ और पूरा डिटेल में बताया जाएगा। कहीं पर भी कोई सा भी एग्जाम हो, अब कोशिका भित्ति से इससे बाहर प्रश्न जाने की कोई संभावना नहीं है। आप किसी भी किताब में देख लेना चाहिए, किसी भी नोट्स में, किसी भी किताब में देख लेना, इससे ज्यादा लेंथ आपको बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और पीछे कोशिका भित्ति से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो आप मिला करके देख लेना। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है भाई, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। तो कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है, कोशिका विभाजन के समय मैंने बताया कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन में होता है। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका जब विभाजन होता है, हम आगे पढ़ेंगे कोशिका विभाजन क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। 2 प्रकार का विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन में बेटा 4 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। एक होती है प्रोफेज, एक होती है प्रोफेज, एक होती है मेटाफेज, कौन सी होती है, मेटाफेज। एक होती है एनाफेज, कौन सी होती है, एनाफेज। और चौथी जो अवस्था होती है वो होती है टिलोफेज, कौन सी होती है, टिलोफेज। यानी कोशिका इन 4 प्रकार की फेजों से गुजरेगी, इन 4 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरेगी, और 4 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरने के बाद में फिर नई कोशिका का निर्माण हो जाएगा। परंतु इन चारों अवस्थाओं में से कोशिका भित्ति का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, टिलोफेज होती है ना, चौथी अवस्था होती है टिलोफेज। टिलोफेज की प्रारंभिक अवस्था में, टिलोफेज की प्रारंभिक अवस्था में किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कब होता है, टिलोफेज की प्रारंभिक अवस्था में होता है। तो देखिएगा, लिखिएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण कब होता है, टिलोफेज की प्रारंभिक अवस्था में। टिलोफेज की प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। टिलोफेज की प्रारंभिक अवस्था में कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इस अवस्था में सबसे पहले, टिलोफेज में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, गोल्जी काय, जो अपने कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कराता है ना, गोल्जी काय। ईआर को बोलते हैं अंतरप्रद्रवी जालिका, क्या बोलते हैं, अंतरप्रद्रवी जालिका। और फिर होते हैं स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, जिनको हिंदी में बोलते हैं तरकु तंतु, क्या बोलते हैं, तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर है। ये सभी सबसे पहले निर्मित होते हैं। निर्मित होने के बाद में ये बनाते हैं एक पट्टिका बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पट्टिका बनाते हैं। इस पट्टिका को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। तो देखो कोशिका भित्ति का निर्माण कब होगा, टिलोफेज की प्रारंभिक अवस्था में होगा। इस अवस्था के अंदर सबसे पहले कौन से कोशिका के अंग होते हैं, आगे अपने अभी जस्ट के बाद में ये पढ़ेंगे, ये कोशिका के अंग होते हैं। तो सबसे पहले गोल्जी काय, ईआर और स्पिंडल फाइबर यानी तरकु तंतुओं का निर्माण होता है, और इनसे एक पट्टिका बनती है। पट्टिका को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। और फिर किसका निर्माण हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो इसको अपने एक शॉर्ट पैराग्राफ से समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो टिलोफेज का क्या हो गया, प्रारंभ, यानी टिलोफेज क्या होगी, शुरू होगी। टिलोफेज की शुरुआत में इसके क्या बने, मुख्य घटक बने। मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, गोल्जी काय,
साथ में क्या बनते हैं, तर्कु तंतु, तर्कु तंतु। साथ में क्या बनती है, ER, जिसे क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये बनते हैं। इसके बाद में ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, एक पट्टिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पट्टिका बनाते हैं। इस पट्टिका को बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। और इस फ्रेगमोप्लास्ट के बाद में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट होता है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट। ये कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट किसका निर्माण करता है, मध्य पटलिका का। किसका निर्माण करता है, मध्य पटलिका का, मध्य पटलिका, मध्य पटलिका का निर्माण करता है। और मध्य पटलिका से फिर क्या बनता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। और आपको पता है प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद में कौन सी बनती है, द्वितीयक कोशिका भित्ति। और द्वितीय कोशिका भित्ति के बाद में किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो ये देखो कोशिका भित्ति के निर्माण का क्रम है। सबसे पहले टिलोफेज अवस्था, टिलोफेज से फिर आगे क्या बनते हैं, गोल्जिकाएं, तर्कु तंतु, ER यानी अंतःप्रद्रवी जालिका बनती है। यह फिर एक पट्टिका का निर्माण करते हैं जिसका नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट के बाद में कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट किसका निर्माण करते हैं, मध्य पटलिका का। मध्य पटलिका से किसका निर्माण होता है, फिर बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसके बाद में किसका निर्माण होता है, द्वितीय कोशिका भित्ति। और द्वितीय कोशिका भित्ति के बाद में किसका निर्माण होता है, भाई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ये देखो इस प्रकार से मान लो कोई फल है, इस फल की जो मध्य भाग है यहाँ पे मध्य पटलिका पाई जाती है। फल के अंदर मध्य भाग में कौन सी पटलिका, फल का जो मध्य भाग है ये मध्य पटलिका निर्माण करती है। ये किससे बनी होती है, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। और जैसे ही फल पूरा पक जाता है, पकने के बाद में ये भित्ति क्या हो जाती है, भित्ति घुल जाती है। इसीलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम को, इस भाग को क्या बोलते हैं, पादप सीमेंट। क्या बोलते हैं, पादप सीमेंट। क्या बोलते हैं, पादप सीमेंट बोलते हैं। सीमेंट की तरह ये क्या देती है, मजबूती प्रदान है करती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, हमने क्या पढ़ा, कोशिका भित्ति। अब देखो पूरी डिटेल से पढ़ लिया, कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति किस किस प्रकार की पाई जाती है, पादपों में कौन सी कोशिका भित्ति होती है, किसकी बनी होती है, पादपों के अंदर जीवाणुओं में किसकी बनी होती है, कवक में यानी पादपों में किसकी, सेलुलोज की, जीवाणुओं में किसकी, पेप्टिडोग्लाइकेन की, कवक में किसकी, काइटेन की बनी होती है। फिर कोशिका भित्ति के प्रकार पढ़े, कितने प्रकार है, 3 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा होता है, मध्य पटलिका। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति। तीसरा प्रकार कौन सा होता है, द्वितीय कोशिका भित्ति। फिर हमने पढ़ा भी कुछ पादप होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा जो भी ज्योतक की कोशिकाएं होती है, ज्योतक की कोशिकाओं में कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है, द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर हमने कोशिका भित्ति के जो मध्य पटलिका उसके बारे में पढ़ा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडल लेमिला। जो मध्य कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, मध्य पट्टिका, वो कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। और फल पकने के बाद में क्या हो जाती है, घुल जाती है। फिर हमने प्राथमिक कोशिका भित्ति पढ़ी, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और उसमें अन्य पदार्थों का जमाव नहीं होता, इस कारण वो क्या होती है, थोड़ी सी लचीली होती है यानी फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा द्वितीय कोशिका भित्ति। द्वितीय कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं, जमाव होता है अनेक पदार्थों, इसीलिए वो थोड़ी सी क्या होती है, कम लचीली होती है। फिर हमने पढ़ा कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले टिलोफेज के प्रारंभिक अवस्था में यानी कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। तो कोशिका विभाजन की चौथी अवस्था होती है जिसे बोलते हैं टिलोफेज। टिलोफेज के प्रारंभिक समय में किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का। तो कोशिकाएं कुछ मुख्य घटक बनते हैं जिनमें एक है गोल्जिकाएं, एक है ER जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं, एक है तर्कु तंतु। और इनके द्वारा एक पट्टिका का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और इस फ्रेगमोप्लास्ट के बाद में कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट किसका निर्माण करते हैं, मध्य पटलिका का निर्माण करते हैं। मध्य पटलिका से प्राथमिक कोशिका भित्ति, फिर द्वितीय कोशिका भित्ति, फिर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो सभी कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास। से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और कोई भी यहाँ पे त्रुटि हो तो हमें बताइए, आप कमेंट में कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी साइंस आपको पूरी डिटेल से बताई जाएगी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए जाएंगे। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की जय हो। और इसी के साथ में धन्यवाद।